नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप लोग का स्वाध्याय के चैनल के ऊपर। तो अभी हम लोग पीएफआरडीए ग्रेड ए का एग्ज़ाम हुआ है अभी, आज ही के दिन हुआ था 7:30 बजे। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था क्योंकि बहुत ही कम लोगों का रिज़ल्ट था। आप वैकेंसी देख ही सकते हैं कि किस तरह से वैकेंसी थे। तो लोगों ने नहीं डाला था क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये एग्ज़ाम हो जाता है। बट मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था तो अभी कहीं यूट्यूब पे कुछ आया नहीं है, तो मैं सोचा कि चलो मैं ही कुछ एनालिसिस डाल दूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाए और लोगों को जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस टाइप के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए एग्ज़ाम की एनालिसिस करते हैं। तो हाँ, आज जो एग्ज़ाम था, ये फेज़ 2 का एग्ज़ाम था, ठीक है? तो ये फेज़ 2 था, प्री हो चुका था, तो एक ही सीट्स पे ये एग्ज़ाम हुई थी। तो चलिए इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या क्वेश्चंस कैसे रहा था। तो इसमें देख लीजिए कि पेपर 2 जो है, फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए कॉमन था। ये जो सेक्शन था जनरल स्ट्रीम का, मैंने भी जो फॉर्म डाला हुआ था वो जनरल स्ट्रीम के लिए ही डाला हुआ था। तो ये जो है दोनों में कॉमन था और दोनों में सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे, यही सब्जेक्ट थे। और सेबी में भी सेम सिलेबस था, बस सेबी में क्या था कि ये डिफरेंस नहीं था। तो और सब कुछ सेम था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सेबी का क्या, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ पीएफआरडीए का, फिर सेबी का क्यों नाम ले रहा हूँ। तो सेबी का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं गेस करूंगा कि कितना कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो वो सेबी के अकॉर्डिंग ही करूंगा। सेबी में भी यही सिलेबस था, सेबी में और इसमें एनपीएस ग्रेड बी में, ठीक है, एनपीएस ग्रेड बी में भी यही सिलेबस था। एनपीएस ग्रेड बी में तो 110% सेम सिलेबस था। बट सेबी में आपको ये जो ये सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स था उसमें सेबी में, 1 मिनट, इकोनॉमिक्स था, केवल पेंशन सेक्टर नहीं था सेबी में, ठीक है। तो केवल ये सेक्शंस नहीं था सेबी में और यहाँ पे एनपीएस में और इसमें। और मैं सारे का मेंस लिखा हूँ, सेबी का भी मैं मेंस लिखा था और एनपीएस ग्रेड बी का भी मैंने मेंस लिखा था फेज 2। और सौभाग्य ऐसा रहा कि मैं पीएफआरडीए का भी मेंस लिखा था, तो इसलिए मैं आपको इस एग्जाम का एक अच्छा एनालिसिस दे सकता हूँ कि किस तरह से कितने कट ऑफ हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। तो इसका तो अभी तक कट ऑफ नहीं आया है एनपीएस ग्रेड बी का, तो इसलिए मैं इसका आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या कैसे रहा। बट सेबी का आया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी होप फॉर द बेस्ट में आपको कट ऑफ एनालिसिस करके देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर था वो इंग्लिश का पेपर था, सबसे पहले इंग्लिश था। और इंग्लिश में जो आपको पूछा गया था वो 4 ऐसे थे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ, स्पेस तो है नहीं, चलिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। 4 एसेज था, 4 टॉपिक था, 4 एसे थे, ठीक है, 4 टॉपिक पेसेज थे। एक था एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स पे लिखना था आपको, ठीक है, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स पे लिखना था, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स पे लिखना था एक। और एक टॉपिक था, एक टॉपिक कौन सा था, एक टॉपिक, हाँ, एक था इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक था इन्फ्लेशन से रिलेटेड। एक इन्फ्लेशन से रिलेटेड था। ये टॉपिक था कि हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट द मार्जिनलाइज्ड पीपुल। तो ये इस टाइप का एक एसेज था, एक टॉपिक था। और एक था कुछ हेल्थ से था, जनरल टॉपिक था, वो आपको प्रोफेशंस में था। और कोई एक और टॉपिक था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो ये 4 टॉपिक्स थे। तो इस पे आपको एसेज लिखना था, कितना वर्ड में, ऐसे 200 वर्ड्स में लिखने थे, ठीक है। आप लोग बहुत पूछते रहते हैं कि कितने वर्ड्स में लिखना था, 200 वर्ड्स में लिखना था। और एक प्रेसी था, ठीक है। तो प्रेसी में एक फोन कॉल पे दिया गया था कि कैसे आजकल साइबर क्राइम बढ़ गया है, फ्रॉड कॉल्स ज़्यादा आने लगे हैं इसके ड्यू टू पेंडेमिक, कोरोना का पेंडेमिक के कारण। तो इस पे था, प्रेसी दिया हुआ था। प्रेसी जो है, ठीक है, प्रेसी जो है, प्रेसी प्रेसी आपका 135 वर्ड्स में दिया गया था, ठीक है, 135 वर्ड्स में लिखना था। और आपको 3 पैराग्राफ था, मतलब आई थिंक 300 वर्ड्स होंगे अप्रॉक्स, उसमें ही लिखना था। और एक आपका दिया गया था, पैराग्राफ दिया गया था, उसमें 5 क्वेश्चन थे। तो सॉरी, इसका मैं आपको मार्क्स भी बता देता हूँ। ये 30 मार्क्स का था, ये प्रेसी, सॉरी एससे 30 मार्क्स का था, ये प्रेसी भी 30 मार्क्स का था, ठीक है, ये भी 30 मार्क्स का था, सी भी 30 मार्क्स का था। और एक पैसेज था, ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज था। पैसेज आपका कितना मार्क्स का था, पैसेज 40 मार्क्स का था और इसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन से ABCD करके डाला गया था।
और एक ये एम्प्लॉयमेंट लेबर एम्प्लॉयमेंट वुमेन लेवल एम्प्लॉयमेंट कुछ करके दिया हुआ था टॉपिक, उसी पे 5 टॉपिक थे। तो उसी में इस टाइप का था, तो इसमें 5 था, ये 40 मार्क्स का था। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इंग्लिश का बता दिया। और देख लीजिए कि पेपर 2 में क्या था, कि पेपर 2 में आपको सबसे पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपको बैलेंस शीट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट से पूछा गया था। बैलेंस शीट पे एक बड़ा सा आपको बैलेंस शीट दिया गया था, और उसमें जो है सो रेशियो एनालिसिस का आपको फार्मूला याद होना चाहिए था। तो उसी पे था एक वर्किंग रिटर्न एसेट रेशियो करके था, वो न्यूमेरिकल मैंने नहीं बना पाया। और एक था करंट एसेट रेशियो, तो एक करंट एसेट रेशियो पे था। एक ही बैलेंस शीट था और उसमें 3 न्यूमेरिकल दिए गए थे, ठीक है। इसमें तो इसमें 3 न्यूमेरिकल था, तो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था करंट एसेट रेशियो पे और एक और पे। तो जिसको रेशियो का फार्मूला याद था और यहाँ पे दिया गया हुआ था कि ट्रेड पेएबल बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, ऐसे करके एक बड़ा सा दिया गया था, उसी से आपको डाटा देख करके, और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दिया गया था कैलकुलेट करने के लिए। तो और वैसा कुछ था नहीं, कॉमर्स अकाउंटेंसी में उस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बस यही बैलेंस शीट से थे। और कॉमर्स अकाउंटेंसी में मैं बता दूं कि और भी कौन कौन सा टॉपिक है कॉमर्स अकाउंटेंसी, जैसे अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंटरी। फिर फॉरेन एक्सचेंज से भी कुछ नहीं दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज से कुछ नहीं था। स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी कुछ नहीं था। एक प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में था, और एक रिटन डाउन वैल्यू पे था, एक एक क्वेश्चन दिया गया था, रिटन डाउन वैल्यू पे दिया गया था। ई शॉप से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर राइट इशूज से नहीं था। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट इशूज से उसमें पूछा गया था, सेबी में क्वेश्चन आया था, फिर इसमें भी एनपीएस ग्रेड बी में भी आया था, बट इसमें इस टाइप से नहीं पूछा गया था, ठीक है। अकाउंटिंग से भी नहीं पूछा गया, फॉरेन एक्सचेंज से भी नहीं पूछा गया। तो इस तरह से मतलब आप बोल सकते हैं कि यही बैलेंस शीट से ही 3 न्यूमेरिकल्स थे, और उसमें रेशियो एनालिसिस का मिला हुआ था। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे रिटर्न ऑन वैल्यू से। तो आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चंस जो है आपको कॉमर्स से, इसमें इसमें कॉमर्स में आपको 6 to 7 क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, ठीक है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में मैनेजमेंट्स में भी आपको पूछा गया था। मैनेजमेंट्स में आपको एक लीडरशिप से पूछा गया था, एक पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप होता है उस पर क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। तो लीडरशिप से 2 क्वेश्चन थे। कम्युनिकेशंस में 2-3 क्वेश्चन कम्युनिकेशंस पे थे, और एक एक्सपेक्टेंसी मॉडल्स पे क्वेश्चन था। और इसी तरह से मतलब और एक था इसी तरह से आई थिंक मैनेजमेंट में भी आपको 6 to 7 क्वेश्चंस, मैनेजमेंट में भी 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फिनांस में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। फिनांस में एक वहाँ डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फॉरवर्ड से एक क्वेश्चन था, डेरिवेटिव फ्यूचर्स बॉन्ड वगैरह से नहीं था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं थे। ब्रेक इवन पॉइंट से भी क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस नहीं था। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो कॉस्टिंग में बिल्कुल एक ही छोटा सा न्यूमेरिकल था। और जैसे कि सेबी में पूछा गया था कॉस्टिंग में पीवी रेशियो, फिक्स्ड एसेट, इस सब पे काफी न्यूमेरिकल्स आए थे सेबी के एग्जाम में भी, एनपीएस में भी। लेकिन यहाँ पे एकदम से ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा गया था, एक ही छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, इस सब पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को टच ही नहीं किया था, बस कि मतलब कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इसी सब पे छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव सब थी। तो इस पे फिर काइजन मॉडल, उस पे भी एक क्वेश्चन था। 6 सिग्मा पे कोई क्वेश्चन नहीं था। तो इस तरह से था। कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आए हुए थे। कंपनीज एक्ट से एक मतलब एपीलेट ट्रिब्यूनल से आया हुआ था क्वेश्चन, और जनरल मीटिंग से आया हुआ था, और सेक्शन 169 को पूछा गया था। तो इस तरह से कंपनीज एक्ट से भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, 6 to 7 क्वेश्चन थे। कंपनीज एक्ट से भी 6 to 7 थे, ठीक है। कॉस्टिंग्स में भी आप उतना जोड़ के चलो। फिनांस में आपको क्वेश्चंस बहुत कम था, मुश्किल से 2 से 3, ठीक है। और इनकम टैक्स से 2 क्वेश्चंस था, इनकम टैक्स से 2 क्वेश्चंस थे, इनकम टैक्स से, सॉरी। तो आपको मिनट, आपको इनकम टैक्स से 2 क्वेश्चंस था, इनकम टैक्स से 2 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस था। और पेंशन सेक्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इनकम टैक्स में सेक्शन सब लिख दिया गया था, उस सेक्शंस में क्या होता है नहीं होता है, इस टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया था।
और इकोनॉमिक्स में आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा गया था। इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा गया था। मल्टीप्लायर पूछा गया था। एक अच्छा, फिनांस में आप एक टॉबिन टैक्स के बारे में पूछा गया था कि टॉबिन टैक्स क्या होता है। आई थिंक यही था, टॉबिन टैक्स ही था, मल्टीप्लायर था। एक किन्स अप्रोच से पूछा गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स से किन्स अप्रोच से पूछा गया था। ठीक है, किन्स अप्रोच से पूछा गया था, तो इस तरह से था। और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के भी कोर सेक्टर से कुछ ज़्यादा उस टाइप का क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछा गया था। बस मतलब इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से थे। पेंशन सेक्टर से मतलब 6 to 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पेंशन सेक्टर से था। 6 to 7 क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट से था 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ का। ठीक है, तो यदि हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो आप लोग को पता है कि कट ऑफ, देखिए सेबी में जो कट ऑफ डिटरमाइन हुआ था, तो ये सेबी में 2/3 था इसका वेटेज। ठीक है, और इसका वेटेज 1/3 था, और इसका वेटेज जो है सो 2/3 था सेबी में। ठीक है, तो और सेबी में सीट भी थे, यहाँ से यहाँ पे तो बस एक सीट है, और यहाँ पे 2/3 था। तो सेबी में ओबीसी का जो कट ऑफ है, ओबीसी का कट ऑफ गया था 60, और जनरल का जो कट ऑफ है ये जनरल स्ट्रीम के लिए, उसका गया था 66। तो और इसका वेटेज इस तरह से था, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब दोनों का सेम वेटेज है। ठीक है, और सेबी में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, 50 सेम पैटर्न था, बट यहाँ पे वेटेज में डिफरेंस था। वहाँ पे भी 40 मिनट्स का एग्जाम था, यहाँ पे भी 40 मिनट्स का एग्जाम था फेज 2 में। एनपीएस में भी सेम टाइप का था, तो इस तरह से था। तो सेबी में इस तरह से कटअप गए थे, तो यहाँ पे कुछ सीट ज़्यादा था और यहाँ पे कुछ सीट कम है। तो जहाँ तक मेरा अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे भी 61 के आसपास आया था इंग्लिश में मुझे भी आए थे 61 के आसपास आया था। ठीक है, तो 61 एवरेज स्कोर ही माना जाएगा, एवरेज स्कोर माना जाएगा 61 को। ठीक है, 61 या 65 कुछ इस टाइप से मेरा नंबर था। ठीक है, 61 या 65 कुछ इसी टाइप से था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो इसी टाइप से मेरे नंबर आए हुए थे, और मुझे बस मैंने सारा कोरम को पूरा कर दिया हुआ था। कुछ लाइन को मैं वैसे सेम टू सेम भी लिख दिया था टाइम के वजह से अंतिम में, तो तब भी मेरा 61 से 65 के आसपास में अप्रॉक्स में नंबर आया था। तो इस तरह से यदि आप देखो तो 70 प्लस जो है इंग्लिश में एक गुड स्कोर माना जाता है। ठीक है, 70 प्लस। तो यहाँ पे भी इस एग्जाम्स का यदि हम लोग कट ऑफ का बात करें, तो इंग्लिश में आप 70 प्लस मान के चलो। ठीक है, क्योंकि एक सीट कम, एक ही सीट है। और इसके लिए यदि करो, ये जनरल स्ट्रीम के लिए पेपर के लिए, जनरल स्ट्रीम पेपर के लिए, ठीक है, जनरल स्ट्रीम पेपर के लिए, ठीक है, जनरल स्ट्रीम पेपर के लिए हम लोग यदि करें, 1 मिनट, मुझे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लिखने का आदत नहीं है, तो इसलिए मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यदि हम लोग जनरल स्ट्रीम का बात करें, जनरल स्ट्रीम का, तो इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन है, तो 35 के आसपास यदि आप 110% एक्यूरेसी से बना रहे हैं, 35 प्लस, तो आई थिंक आप सेफ जोन में हैं। यदि आप 140 के आसपास में हैं, तो आपको इंटरव्यू का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आई थिंक 140 प्लस जिनका नंबर आ रहा है वो लोग वेट कर सकते हैं रिजल्ट्स का, और उन्हें इंटरव्यू मिलना चाहिए। और बात रहे कि आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे पास कंपनीज एक्ट की फुल वीडियो जो है मैंने बना रखा है। तो यदि सेबी में सेम टू सेम सिलेबस रिपीट होता है, तो मैं आपको कंपनीज एक्ट इसी चैनल पे A to Z आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे के सारे मटेरियल, ताकि आप लोगों को कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़े। और ऐसा पहला बार होगा कि यूट्यूब पे फ्री में कोई कंटेंट अपना पूरा का पूरा कंटेंट डालेगा। तो मेरे पास पूरा का पूरा कंटेंट सब कुछ अच्छे से डिजिटल नोट्स है मेरे पास, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बैंकिंग के लिए मैं मैथ्स का और करंट अफेयर्स का भी कभी कभी वीडियो डालता हूँ, और साथ ही साथ रीजनिंग का भी वीडियो डालता हूँ। तो ये 3 सब्जेक्ट का मैं जनरली मोस्ट ऑफ द वीडियो मेरा मैथ्स का ही होता है, तो वो भी आप देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और
ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे कनेक्ट भी रह सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के लिए आप क्लिक करके वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं बहुत सारा अपडेट को टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। और यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट के साथ डिसलाइक करिएगा कि क्या वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करके वीडियो में डाला जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।